एक ऐसा देश जिसके बारे में विंस्टन चर्चिल ने आज़ादी के टाइम पर कहा था कि अगर इन्हें आज़ादी दी गई तो ये देश आपस में ही लड़ कट कर तबाह हो जाएगा। उनका मानना था कि इंडियन लीडर्स मैन ऑफ स्ट्रॉ हैं और उनमें देश चलाने की क्षमता नहीं है, और सिचुएशन ऐसी लग भी रही थी। 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो देश की आत्मा को पार्टीशन के दर्द ने चीर दिया, और इसके साथ अंग्रेज़ों ने हमें $45 ट्रिलियन का चूना लगाया था। उस वक्त हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी। पढ़ाई लिखाई का रेट सिर्फ 12% था। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया एक लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के रूप में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले लगभग 80 सालों में ये देश उन्हें उनकी सोच को पूरी तरह से झूठा साबित करने वाला था। देश को जिंदा रखने का सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पेट भरना। एक वक्त ऐसा था जब हमें शिप टू माउथ इकोनॉमी कहा जाता था, यानी अमेरिका से ख़राब क्वालिटी का PL 480 गेहूँ जहाज़ों से आता था, तब जाकर हमारे यहाँ रोटी बनती थी। लेकिन 1960s में आई ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। MS स्वामीनाथन और हमारे किसानों की जिद ने ऐसी क्रांति लाई कि कल तक भूखमरी झेलने वाला देश आज दुनिया भर में अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, उसने पूरे देश को एक ऐसे धागे में बांध दिया था और हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था। लेकिन भूख के अलावा एक और ख़तरा था, सरहदों पर दुश्मन। 1947, 1965 और 1971 के युद्ध। पाकिस्तान और चाइना ने लगातार कोशिश की कि नए उभरते हुए देश को तोड़ दिया जाए, लेकिन 1971 में इंडियन आर्मी ने ऐसी दिलेरी दिखाई जिसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं। हमने ना सिर्फ एक भयंकर युद्ध जीता, बल्कि सिर्फ 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया। उस दिन दुनिया को समझ आ गया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस किसी से कम नहीं है और इस देश को बॉर्डर पर डरा कर नहीं रखा जा सकता। बाहरी दुश्मनों से तो हम निपट लिए, लेकिन 1975 में भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इंटरनल झटका तब लगा जब इमरजेंसी घोषित कर दी गई। नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया और लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तब देश के सिस्टम को बचाने के लिए शुरू हुआ JP मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण की एक आवाज़ पर लाखों स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतर आए। उस टोटल रिवॉल्यूशन ने दिखा दिया कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा कितनी डीपली रूटेड है। देश की जनता ने आखिरकार डेमोक्रेसी को वापस बहाल किया और साबित कर दिया कि यहाँ की ताकत सिर्फ एक कुर्सी में नहीं, बल्कि जनता के हाथ में है। दुनिया को हमारी असली डिप्लोमेटिक और साइंटिफिक ताकत का एहसास तब हुआ जब इंडिया ने न्यूक्लियर क्लब में एंट्री मारी। 1974 का स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट और फिर 1998 में पोखरण में हुई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। पोखरण 2 के टाइम पर तो सस्पेंस किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने आर्मी की वर्दी पहनकर अमेरिका के एडवांस स्पाई सैटेलाइट्स को चकमा देकर ऐसी आग उगली कि पूरी दुनिया हिली रह गई। ग्लोबल सुपर पावर्स ने हम पर भारी सैंक्शंस लगाए, हमें आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर आगे झुके नहीं। और आज वही सुपर पावर्स हमारे साथ डिफेंस ट्रीटीज साइन कर रही हैं। एक समय ऐसा भी आया जब देश आंतरिक रूप से कंगाल होने की कगार पर था। 1991 में हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था और हालत इतने ख़राब थे कि देश का सोना हवाई जहाज़ में डालकर बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इस संकट ने एक नई सुबह को जन्म दिया। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसने इंडियन इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। लाइसेंस राज ख़त्म हुआ और भारत के बाज़ार दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गए। जिस देश को बैंकरप्ट माना जा रहा था, उसने वहाँ से ऐसी यू टर्न ली कि आज हम दुनिया की 5वीं और जल्दी ही 3री सबसे बड़े इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। 1991 के रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे सर्विस सेक्टर और IT इंडस्ट्री को मिला। जब 2000 के दशक में Y2 के बग का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, तब इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने आगे आकर दुनिया को इस क्राइसिस से निकाला। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे ग्लोबल टेक हब्स बन गए। इंडियन माइंड्स ने प्रूव कर दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग में उनका कोई बराबरी नहीं है।
आज देखिए तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को लीड करने वाले CEO इंडियन ओरिजिन के ही हैं। हमारा ब्रेन ड्रेन अब ब्रेन सर्कुलेशन बन चुका है। फिर पिछले कुछ सालों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बूम आया है वो किसी मैजिक से कम नहीं है। एक दौर था जब खराब सड़कों की वजह से घंटों लग जाते थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का सपना देखा। आज भारत भर में हज़ारों किलोमीटर्स के वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज, टनल्स और ब्रिजेस का जाल बिछ चुका है। चनाब रिवर के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो या मुंबई का अटल सेतु, इंडिया आज इंजीनियरिंग मार्वल्स क्रिएट कर रहा है। हर दिन लगभग 30 से 40 किलोमीटर के नए हाईवेज बन रहे हैं जो डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी की रफ्तार को बूस्ट कर रहे हैं। और यही रफ्तार इंडियन रेलवेज़ में भी देखने को मिल रही है। किसी को याद नहीं वो टाइम जब ट्रेन जर्नी को भीड़, गंदी सीट और ढेर सारा डिले माना जाता था। आज वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स ने ट्रैवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया है। रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट 100% होने वाला है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की वजह से गुड्स मूवमेंट्स की स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है। इंडियन रेलवेज़ जो देश की लाइफलाइन है अब एक आधुनिक और तेज़ नेटवर्क में तब्दील हो चुकी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा चमत्कार ज़मीन पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर हुआ है। डिजिटल रिवॉल्यूशन और UPI 2016 की डिमोनेटाइजेशन और सस्ते डेटा ने ऐसी डिजिटल क्रांति लाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज एक छोटा सा चाय वाला हो या कोई बड़ा दुकानदार, हर किसी के पास एक QR कोड है। आज भारत में हर महीने 10 बिलियन से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो अमेरिका और यूरोप और चाइना को मिलाकर इन सब से ज़्यादा हैं। आज विदेशी लीडर्स इंडिया आते हैं और सबसे पहले ये UPI सिस्टम्स का डेमो देखकर दंग रह जाते हैं कि इतना आसान और सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम्स एक डेवलपिंग देश ने कैसे बना लिया। इस डिजिटल पुश और बढ़ती इकोनॉमी की वजह से इंडिया आज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स का एक मेजर पावर हाउस बन गया है। 10 साल पहले हमें अपने खुद के टेक जायंट्स के नाम सोचने में मुश्किल होती थी। आज हमारे पास 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। फिनटेक्स, एडटेक्स, ई-कॉमर्स और स्पेस टेक्स में यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने ऐसा बिजनेस खड़े कर रहे हैं जो सीधा सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा अब सिर्फ स्लोगन नहीं रहा। आज हम अपने मोबाइल फ़ोन्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बना रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी मंजिल तो कभी ज़मीन पर थी ही नहीं। हमारा सपना आसमान और उसके पार का था। किसको पता था कि 1960s में जिस इसरो के साइंटिस्ट ने बैलगाड़ी और साइकिल्स पर रॉकेट पार्ट्स ले जाते थे वो एक दिन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतिहास रच देंगे। मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि हमने हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम पैसों में अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर प्रोब पहुंचा दिया। इसरो ने प्रूव कर दिया कि फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट रिजल्ट्स कैसे लाया जाता है। और फिर आया 2023 का वो ऐतिहासिक पल जब चंद्रयान 3 ने चांद के डार्क साइड यानी उसके साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, आज तक पहुँच नहीं पाया था। 1947 में जिस देश को सर्वाइवल के ताने दिए गए थे आज वही देश चांद पर अपना तिरंगा लहरा रहा है और गगनयान के थ्रू इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। 79 ईयर्स का यह सफ़र सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे, मेहनत और जिद की कहानी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।